हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में अदर वीडियो लेक्चर। और आज आप सोच रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले केस सिनेरियो खुला हुआ है। हम तो टॉपिक को डिस्कस करने लगे थे और बायोमैकेनिक्स की इसी चैप्टर को हम दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि आपकी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, तो हमें एक शॉर्ट ओवरव्यू दें ताकि हम उसको जल्दी से कवर अप कर सकें जब हमारे एग्जाम्स करीब होते हैं। ठीक है, तो हम आज से शॉर्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो फास्ट रिव्यू सीरीज है हमारे पास। ठीक है, बायोमैकेनिक्स की। ठीक है, जितना हो सकता है हम जितना तेज कर सकेंगे हम उतने तेज करेंगे, पर हम सारे मेन पॉइंट्स को कवर अप जरूर करेंगे। ठीक है, सो आज से जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बायोमैकेनिक्स को, तो हम साथ साथ उनमें एक एक केस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी बेसिकली क्लिनिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ हो। आपको पता हो कि जब आपके पास कोई केस सिनेरियो आता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरे अपने क्रिएट किए हुए केस सिनेरियोज हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इनमें लगे या कोई फॉल्ट नजर आए, बिकॉज आई एम ह्यूमन एज वेल। ठीक है, तो मेरे से भी गलती हो सकती है, तो अगर आपको कोई चीज़ भी इसमें गलत लग रही है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। फ्री आई एम फुली ओपन टू सजेशंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केस सिनेरियो की तरफ। आज का जो हमारा बेसिकली केस सिनेरियो है, ये पहला केस सिनेरियो है जो हम बायोमैकेनिक्स के लेक्चर्स में डिस्कस करें। वो है बेसिकली a 37-year-old male patient came in OPD with a complaint of pain in wrist region from 6 months, but now it increases its intensity. He is a typewriter for last 10 years. After the assessment, you see he has an abnormal sensation like tingling and numbness on hand, and atrophy of the thenar muscles and numbness, and pain in 3.5 fingers including thumb. अब उन्होंने कहा numbness और pain आ रही है हमारे पास 3.5 fingers thumb में. What is the diagnosis of this patient? बेसिकली डायग्नोसिस पे जाने से पहले हम इन मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं अपने केस सिनेरियो में जो हमारे पास हेल्पफुल होंगे, और फिर हम लेक्चर को कवर करने के बाद बायोमैकेनिक्स के हम लेक्चर के एंड में केस सिनेरियो के आंसर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, अब उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास एक 37-year-old मेल पेशेंट है जो हमारे पास एक एज रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल गया। पेन आ रही है उसके रिस्ट रीजन में। ठीक है, मेजरली हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो पेन है रिस्ट रीजन में, और लास्ट है मतलब पिछले 6 मंथ से उसको पेन है। पर अभी उसने कहा कि अब ये अपनी इंटेंसिटी में इंक्रीज कर गया। अब का उन्होंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेज या वीक्स नहीं बताया, बस उन्होंने कहा रिसेंटली मेरी इंटेंसिटी में इंक्रीज आ गया जो पेन की थी। ठीक है, अब उसने एक और हमें पास हाईलाइट पॉइंट दिया, वो कहा है कि मैं एक टाइप राइटर हूँ जो 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं एक टाइप राइटर हूँ तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्ट रीजन इसी वजह से इन्वॉल्व हुआ है उसका। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादातर रिस्ट की मूवमेंट हो रही है। After the assessment, you see he has an abnormal sensations, tingling और numbness की मेजर sensations हमें मिल रही हैं वहाँ पे। ठीक है, वो भी किस रीजन में, बेसिकली हैंड के रीजन में। फिर उन्होंने कहा एट्रोफी आ रही है हमारे पास थिनार मसल्स की। नेक्स्ट पॉइंट, थिनार साइड बेसिकली होती है, अगर किसी को नहीं पता तो थिनार मसल्स जो थंब के साथ बेसिकली जो आपकी प्रोट्यूड हुई हुई जगह होती है ना, मतलब जो एक हाई ऊपर करके उभरी हुई है थंब के बिल्कुल हैंड के रीजन में, पामर साइड पे उभरी हुई जगह होती है ना, उसको हम बेसिकली थिनार मसल्स कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सारे मसल्स हैं वो हमारे पास बेसिकली थिनार एमिनेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में का नंबनेस और पेन आ रही है 3.5 फिंगर्स में, जिसमें थंब भी इंक्लूड है। ठीक है, तो मतलब थंब वाली साइड से अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो मतलब हमारे पास जो लिटिल फिंगर के साथ वाली फिंगर है, ठीक है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये वाली जो फिंगर है उसने कहा उसमें हमें उसको पेन आ रहा था। ठीक है, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट? बेसिकली इस पेशेंट का डायग्नोसिस क्या? ठीक है, मेजरली हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमने इसको कवर कर लिया। अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं और फिर लेक्चर के एंड में केस सिनेरियो के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। चले लेक्चर की तरफ वापस। हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आ गए। आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का एक फास्ट ओवरव्यू, फास्ट रिव्यू आपको आज इस लेक्चर्स में हम देंगे।
बेसिकली आज पहला पार्ट है, ठीक है, तो हम बेसिकली इसके इंट्रो को थोड़ा सा देखते हैं और साथ साथ कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जो मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि काइनेमैटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोमैकेनिक्स, बेसिकली सेशन जे हॉल के अकॉर्डिंग और बेसिकली मोस्टली करिकुलम्स के अकॉर्डिंग भी। सो काइनेमैटिक्स बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है हमारे पास फिजिक्स की जिसमें बेसिकली हम जब मूवमेंट्स को डिस्कस करें, हम मोशंस को डिस्कस करते हैं पर फोर्स को कंसीडर नहीं करते। मतलब हम ये नहीं देखते कि किस तरफ से फोर्स आ रही है तो इसकी मूवमेंट ऐसे है या इसका मोशन ऐसे है, या कौन सी फोर्स आ रही है और इसका मोशन ऐसे है। बेसिकली हम सिर्फ यहाँ पे जो बात करते हैं वो इसकी मूवमेंट की बात करते हैं। किसी भी चीज की जो मूवमेंट है, जो उसका मोशन है, वो क्या है, वो क्यों है, वो ह्यूमन की बॉडी पे कैसे है और उसको एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली सारे ये कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आपको बेसिकली जो मेजर चीज़ें हैं ना वो आपको टर्म्स सारी क्लियर हो जाएंगी, लीनियर, एंगुलर, जनरल फॉर्म्स जो मोशन की है। फिर आप बेसिकली रेफरेंस पोजीशन, प्लेन्स, एक्सिस को भी डिस्कस करते हैं हम, जो एनाटॉमी में भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और डिफरेंट और भी टॉपिक्स में, काइनेजोलॉजी में और बहुत जगह आप डिस्कस कर चुके होंगे ऑलरेडी। फिर हम डायरेक्शनल टर्म्स को कुछ देखेंगे और फिर जॉइंट मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज को भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम हाउ टू प्लान एंड कंडक्ट इफेक्टिव क्वालिटेटिव ह्यूमन मूवमेंट एनालिसिस, बेसिकली यही हमारे चैप्टर का बेसिक मकसद है कि उन्होंने हमें ये बताना है कि इसमें प्लान कैसे करेंगे कि हमारे पास एनालिसिस का एक पूरा इफेक्टिव कंडक्शन मेथड या प्लानिंग कैसे है, ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे जो यूजेस हैं उस अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो काइनेमेटिक क्वांटिटीज को मेजर करता है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है और इसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, ठीक है। पहला टॉपिक हमारे पास है बेसिकली, अच्छा हाँ, पहले टॉपिक से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ सवाल दिए, ठीक है। हम जब किसी भी चैप्टर को डिस्कस करते हैं ना तो हमारे पास बायोमैकेनिक्स में एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ क्वेश्चन अराइज किए होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम बेसिकली इस चैप्टर में मेजरली देख रहे होते हैं, ठीक है। इज इट बेस्ट टू ऑब्जर्व वॉकिंग इट फ्रॉम साइड व्यू, फ्रंट व्यू और बैक व्यू? क्या हमारे पास ऑब्जर्व करना एक बंदे का गेट साइकिल, अगर किसी को नहीं पता तो वॉकिंग साइकिल को कहते हैं, ठीक है। जो बंदा कैसे चल रहा है ना, इसको हम चेक करते हैं। एक बंदे का जो गेट है बेसिकली, अगर हम उसको साइड से देखते हैं, उसको फ्रंट से देखते हैं, उसको बैक से देखते हैं, तो क्या ये बेस्ट है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल में उन्होंने हमें कहा है, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ कोच ऑब्जर्व बेस्ट ऑब्जर्वर अ पिक्चर्स थ्रोइंग स्टाइल, ठीक है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक कोच का कि वो पता कर सके जो पिक्चर वहां पे है वो किस तरह का थ्रो कर रहा है या उसकी थ्रोइंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, बॉल को। सेकेंड पॉइंट, third point is, what are the advantages and disadvantages of analyzing a movement capture on video? क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि जब हम एनालाइज करते हैं किसी बंदे की मूवमेंट को जो वीडियो में कैप्चर हुई हुई है, वहां पे किस तरह के एडवांटेजेस होते हैं, वहां पे किस तरह के डिसएडवांटेजेस होते हैं जब हम वीडियो से उसको एनालाइज करें। To the untrained observer, there may be no difference in the forms displayed by an elite hurdler and a no-voice hurdler, or in the functioning of a normal knee and an injured partially rehabilitative knee. उन्होंने कहा कि एक अनट्रेन ऑब्जर्वर को शायद डिफरेंसेस पता ही ना चले कि ये एक इलाइट हर्डलर है या एक नो वॉइस हर्डलर है। मतलब उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये एज अ एक्सपीरियंस हर्डलर काम करे। मतलब हर्डलर वो अगर आपने ओलंपिक्स वगैरह देखे हो तो वहाँ पे आपको सीधे साफ साफ चीज़ें पता चल जाती है कि जो हर्डल्स को क्रॉस करते हैं ना, बेसिकली हर्डल्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स उन्होंने या डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने रखे होते हैं और आप उसके ऊपर से जंप कर रहे हो, उसके ऊपर से डिफरेंट उसके नीचे से जा रहे हो। डिफरेंट तरह की गेम्स भी आजकल तो बहुत ज्यादा आ गए हैं कि इस तरह से आप ना उसको देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली उन्होंने कहा या क्या ये एक प्रोफेशनल हर्डलर है या एक नया, नो वॉइस का मतलब होता है बेसिकली एक नया हर्डलर है, ठीक है। या फिर अगर उसकी जो फंक्शनिंग है, अब उन्होंने कहा दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि क्या जो बंदा अभी चल रहा है हमारे सामने उसकी नॉर्मल नहीं है या कभी पहले इंजर्ड हुई थी और अब वो रिकवर कर चुकी है पार्शली, ठीक है। मतलब पार्शली रिहेबिलिटेशन
जो है उस पेशेंट ने ली हुई है और उसकी नी पार्शली रिकवर है, पार्शली रिहेबिलिटेटेड नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? What skills are necessary and what procedure are used for effective analysis of human movement kinematics? ठीक है, कौन से स्किल अब उन्होंने कहा हमें जरूरी है कि हमें कौन से स्किल्स या प्रोसीजर्स पता होने चाहिए जो हमारे पास एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट काइनेमेटिक्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, कि हमें पता चलेगा कि हम उसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता कर सकते हैं। One of the most important steps in the learning a new subject is mastering the associated technology terminology. Basically आपको ये बात हर टीचर बोलता होगा कि आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बेसिकली आप सिंपल बायोमैकेनिक को ही ले लो, तो अगर आपको बायोमैकेनिक की डेफिनेशन ही नहीं पता तो बेसिकली आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह से उन्होंने बात की है कि हमारे पास जो मेजर टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पहले हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। ठीक है, इस तरह हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। Likewise, learning a general analysis protocol that can be adapted to specific questions or problem within a field of study is invaluable. ठीक है, उन्होंने कहा जनरल एनालिसिस जो प्रोटोकॉल है पूरा वो अडेप्ट करता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स को जो हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी में मोस्टली इनवैल्यूएबल है, पर स्टिल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, in this chapter human movement terminology is introduced and the problem solving approach is adapted to provide a template for the qualitative solving human movement analysis problem। ठीक है, बेसिकली ना सारी जो एक बात है ना सही है। ठीक है, सारा जो एक केस सिनेरियो का इसका या क्वेश्चंस का मतलब है, उन्होंने बेसिकली आपको एक चीज बता दी है कि जब हम किसी पेशेंट की या पर्सन की या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, अब जब ह्यूमन की एनालिसिस या ह्यूमन की मूवमेंट की एनालिसिस, ठीक है, वो किस तरह का चल रहा है, वो किस तरह का थ्रो कर रहा है बॉल, वो कितने एरिया से थ्रो कर रहा है, उसका डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ना हमने एनालिसिस में देखनी होती हैं। ठीक है, और मोस्टली जब काइनेमेटिक्स की बात करें तो हम फोर्सेस को बिल्कुल एमिट कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जब काइनेमेटिक्स में बात करते हैं हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं अपनी फोर्सेस को। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मोशन के। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है और आज हम इसी को मेजरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ मोशन बेसिकली तीन तरह के उन्होंने फॉर्म्स बताई है। एक उन्होंने बता दिया हमारे पास जनरल फॉर्म, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है लीनियर और एंगुलर मोशन का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जो है वो हमारे बताई है उन्होंने लीनियर मोशन, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और हमारे पास एंगुलर मोशन जो एक हमारे पास एक एक्सिस ऑफ पॉइंट होता है जिसके अराउंड एक पूरा मूवमेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोशन। तीनों टर्मिनोलॉजीज का एक बेसिक ओवरव्यू दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा बुक से रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें बेसिक उन्होंने और क्या मेजर बात की है जो हमें पता नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल मोशन। ठीक है, जनरल मोशन उन्होंने यहाँ पे हमें कहा कि ट्रांसलेशन और रोटेशन सिमल्टेनियसली जब एक साथ काम करते हैं, ट्रांसलेशन को बेसिकली लीनियर मोशन कहा हुआ है और रोटेशन को बेसिकली एंगुलर मोशन कहा हुआ है। ठीक है, तो ये जब इकट्ठी काम करती है तो हमारे पास जनरल मोशन बनता है। ठीक है, इस तरह हम आ जाते हैं लीनियर जब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने यही बात की, जब पूरी एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कोई भी मूवमेंट या बॉडी मूव करेगी ना, उसके सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे सेम स्पीड के साथ, तो हमारे पास उस मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, एंगुलर मोशन जब हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट या लाइन या पॉइंट होगा और उसके अराउंड जो है हमारे पास रोटेशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसको कहते हैं हम एंगुलर मोशन। और ट्रांसलेशन को बेसिकली लीनियर ही कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, सो हम लीनियर मोशन की मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, pure linear motion involves a uniform motion of the system of interest with all system parts moving in the same direction at the same speed। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो लीनियर मोशन है ना वो इन्वॉल्व करता है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट विद ऑल सिस्टम पार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। मैंने यही बात पहले भी की है और अब भी यही कहूंगी कि जब हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ गाड़ी है ना, अगर वो किसी सीधी डायरेक्शन में चल रही है और वो पूरी गाड़ी एक साथ चल रही है, इसका मतलब है उसके सारे पार्ट्स, उसकी स्पीड, हर चीज सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारे पास उन्होंने कहा कि वो एक लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है,
व्हेन अ बॉडी एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन इट मूव्स एज अ यूनिट, ठीक है, पूरे एक यूनिट के तौर पे या एक पोर्शन के तौर पे मूव करता है, पोर्शन ऑफ द बॉडी, एंड डू नॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऑपोजिट या एक दूसरे से डिफरेंट पोजीशंस पे मूव नहीं करते, वो एज अ सेम ऑब्जेक्ट एक की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कि एक स्लीपिंग पैसेंजर है जो फ्लाइट के ऊपर या एयरप्लेन फ्लाइट में लेटा हुआ है, ठीक है, जब स्लीप कर रहा है या सो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग पैसेंजर की बात की, और फ्लाइट जो है वो अपने एयर के साथ साथ चल रही है, इसका मतलब जो पैसेंजर अभी लेटा हुआ है वो लीनियर मोशन पे है फ्लाइट से, ठीक है। लेकिन इफ द पैसेंजर वीकेंस एंड रीचेस फॉर अ मैगजीन, ठीक है, वो उठा है, उसने मैगजीन को उठाया, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास प्योर ट्रांसलेशन इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अब बॉडी का जो मोशन है या पोजीशन है वो चेंज हुई है रिलेटिव टू द बॉडी हैज चेंज, ठीक है। क्यों? आर्म की पोजीशन चेंज होने की वजह से बॉडी की जो रिलेटिविटी थी उसके साथ, ठीक है, जो रिलेशन था वो पहले लीनियर था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि पोजीशन ऑफ आर्म चेंज हुआ, उसने मैगजीन उठाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ किया, ठीक है, एक बंदे ने क्या किया कि उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया मैगजीन उठाने के लिए, तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ कि बीएस ने क्या किया था, मैगजीन उठाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ किया, तो हमारे इसकी बॉडी की जो प्रोपोर्शन या रिलेटिविटी थी ना वो चेंज हो गई अपने पोजीशन ऑफ आर्म्स के साथ, ठीक है, जो बॉडी की पोजीशन थी वो आर्म की पोजीशन से रिलेटिव हो गई है, ठीक है। इसलिए अब हम कहते हैं कि यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन या प्योर लीनियर मोशन नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लीनियर मोशन में ऑल्सो भी थॉट ऑफ एज अ मोशन अलोंग अ लाइन, ठीक है, एक लाइन में हमने बात की, तो जब वो लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन होगा, लेकिन अगर वो लाइन कर्व में ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको कर्वी लीनियर कहेंगे, ठीक है। बेशक वो ऑब्जेक्ट जो है, मतलब एक गाड़ी है, अगर वो टर्न से पूरी एक साथ क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसने टर्न एक साथ लिया, तो वो लीनियर मोशन में ही है, पर वो कर्वी लीनियर मोशन में, मतलब आपकी बॉडी और गाड़ी एक साथ जब मूव कर रही है तो वो एक लीनियर मोशन में जा रही थी, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर वो कर्व वाले किसी मोशन में जा रही है, मतलब गाड़ी और आपका बॉडी सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस, सेम बॉडी, सेम पार्ट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है तो लीनियर, लेकिन उनकी कर्व बन गया, वो स्ट्रेट पाथवे पे नहीं जा रहे बल्कि कर्व पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बी लीनियर मोशन है, पर ये कर्वी लीनियर कहलाता है, ठीक है। अब उन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, जो हमारे पास मोशनलेस पोस्चर मेंटेन करता है बाइक पे along a straight path is moving rectilinearly, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हिल नहीं रहा, हिलता नहीं है अगर मोटरसाइकिलिस्ट, तो उसने कहा कि वो एक स्ट्रेट पाथवे में जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि मोटरसाइकिलिस्ट एकदम से अगर जंप कर जाता है बाइक से और फ्रेम जो है बाइक की वो अभी रोटेट नहीं की, तो इसका मतलब बोथ राइडर एंड बाइक जो है वो मूव कर रहे हैं कर्वी लीनियर मोशन में, ठीक है। मतलब उसने कहा कि अगर जो हमारे पास देखो फ्रेम हिली नहीं है ना, फ्रेम रोटेट नहीं की, फ्रेम क्या होती है, वो जो बाइक के आगे वाला है रीजन है जिधर से आप पकड़ते हो, ठीक है। सो जो फ्रेम है ना बाइक की वो रोटेट नहीं किया और बाइकर ने जंप भी कर दिया, जंप किया उसने, वो रोटेट नहीं की, तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास जो है पर्सन जो है वो कर्विंग लीनियर मोशन में जा रहा है, ठीक है, बोथ राइडर और बाइक, ठीक है। स्पिनिंग व्हील के अलावा बाकी उन्होंने कहा सारी चीजें जो है वो कर्वी लीनियर मोशन में जा रही, ठीक है। Likewise, a Nordic skier coasting in a locked static position down a short hill in a rectilinear motion, ठीक है। एक स्कायर है, ठीक है, स्कायर होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो वो जो आइस स्केटिंग, अगर किसी ने देखी है ना आइस स्केटिंग, तो इसी तरह के स्कायर्स होते हैं जो बर्फ के ऊपर आपने कभी देखा होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं ऐसे बताती हूँ, इस तरह के ना दो उन्होंने वो बड़े बड़े से पैडल्स टाइप पहने होते हैं, ठीक है, और उनके हाथ में स्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो बर्फ के ऊपर ना स्काइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको स्कायर्स कहते हैं, ठीक है, जो बर्फ के ऊपर स्काइंग कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो एक ही शॉर्ट हिल में एक ही लॉक स्टैटिक पोजीशन में जा रहा है तो वो रेक्टिलिनियर कहलाएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि कोई जंप आ गया किसी भी गुले के ऊपर या ओवर गुले, या फिर जैसे उसकी पूरी बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे मूव करिए, पर पाथवे अब उसका कर्व हो गया, तो उन्होंने कहा अब ये कर्वी लीनियर में चल जाएगी।
When a motorcyclist or skier goes over the crest of the hill, the motion is not linear. ठीक है, अब उन्होंने कहा जब वो किसी हिल पे चढ़ेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिलिस्ट हो चाहे वो स्कायर हो, ठीक है, जब वो किसी हिल के ऊपर जा रहे हैं, बड़ा सा क्रस्ट है, मतलब एक बड़ा सा हिल के ऊपर ना एक बड़ी सी जंप सी आ गई है, एक बड़ा सा रीजन है जहाँ से उन्होंने उसको क्रॉस करना है, एक ऊंची सी उभार से, ठीक है, इस तरह का। तो उन्होंने कहा अब ये लीनियर मोशन नहीं रहेगा, बिकॉज द टॉप ऑफ द बॉडी इज मूविंग एट अ ग्रेटर स्पीड देन द लोअर पार्ट्स। ठीक है, उन्होंने कहा अब क्या होगा कि जो बॉडी है ना, टॉप टॉप वाला जो रीजन होगा बॉडी का, ठीक है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, स्कायर की बॉडी का हो, उन्होंने कहा वो जो है वो अब वो क्या करिए कि उसकी जो आगे वाली बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है और जो पीछे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्पीड कम है। ग्रेटर स्पीड है जो उसकी टॉप वाली बॉडी है और लोअर स्पीड है उसके बॉडी पार्ट्स की जब वो नीचे वाले पार्ट्स की बात करें या वह लोअर बॉडी पार्ट्स की बात करें। ठीक है, इस तरह उन्होंने हमारे पास पिक्चर में हमें कुछ बताया हुआ है कि किस तरह के तीनों मोशंस हैं। ठीक है, हम नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उन्होंने बताया है रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन अब आपको समझ आ रही होगी किस तरह का है। ठीक है, एक ऐसा मोशन जिसमें उन्होंने कहा है एक ही स्ट्रेट पाथवे में पर्सन जो है ना वो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से इसने पिक किया। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टिलिनियर है। बेसिकली इसने यहाँ से अपने आप को हैंगिंग पोजीशन में लेके, ठीक है, यहाँ से इसके फुट बिल्कुल एक लीनियर पोजीशन में, अगर आपको एंगल नजर आ रहा हो तो बिल्कुल सेम लीनियर पोजीशन में ही जा रहे थे ऊपर। अब उन्होंने कहा है कर्व में कैसे आएगा कि कोई स्विमर है और वो जंप कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो अगर आपको नजर आ रहा हो तो पता चल जाएगा कि ये कर्व की तरह से आ रहा है। लेकिन रोटेशन उसने क्या कहा कि एक बंदा है, एक जिमनास्ट एक हमारे पास जिमनास्ट है, ठीक है, या एक एथलीट है। अब उसने क्या किया कि हमारे पास उसने जैसे हमारे पास स्विंगिंग अगर आपने देखी हो बहुत से ओलंपिक्स गेम्स में, अगर आपने देखा हो कि वो हमारे पास एक हैंगिंग पिलर को पकड़कर स्विंग लेते हैं पूरा, मतलब एक पूरा राउंड करते हैं, इस लाइन को पकड़ के यूं पूरा सा एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बात की कि अगर एक हमारे पास ये मोशन आता है तो बेसिकली इस मोशन को हम लीनियर कंसीडर नहीं करते, ये अब रोटेशन की तरफ चला जाता है। ये एक पूरा मोशन इस तरह से सर्कल की तरफ लेके आर पार होके पेशेंट जो है एथलीट जो है वो हमारे पास रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है हब एंगुलर मोशन। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं एंगुलर मोशन की तरफ। ठीक है, एंगुलर, अच्छा हम एक्सिस और रोटेशन को बेसिकली देख लेते हैं क्या होता है। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो प्लेन ऑफ रोटेशन जो हमारे पास होता है उसके परपेंडिकुलर होती है और सेंटर ऑफ रोटेशन के पैरेलल, सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है पास कर देते सेंटर ऑफ रोटेशन में। मतलब इस तरह से अगर आप इस पिक्चर में देख लो ना, तो ये जो हैंगिंग बार है ना, ठीक है, ये जो बार है, ठीक है, बेसिकली इसी को उन्होंने क्या कहा है, सेंटर ऑफ एक्सिस कहा हुआ है। ठीक है, ओके, एंगुलर मोशन, हम एंगुलर मोशन को देख रहे थे कि हमारे पास रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द जो मोशन होता है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं चाहते क्योंकि हम ऑलरेडी काफी इसको वीडियो को लंबा कर चुके हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इसलिए लंबी थी, हम आगे वीडियोस को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, which is oriented perpendicular to the plane and which the rotation occurs when a gymnast perform a joint circle on a bar। ठीक है, हम इसी को बात कर रहे थे ना कि बार के इर्द गिर्द पूरी बॉडी उसकी रोटेट करेगी तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी पूरी बार पास करिए सेंटर ऑफ द बार से हमारे पास बॉडी। ठीक है, इसकी इंटायर बॉडी जो थी वो यूं करके रोटेट होगी। ठीक है, मतलब एक बार है बीच में और उसकी पूरी बॉडी जो है एक एथलीट की वो हमारे पास क्या थी कि यहाँ से पूरी एक रोटेशन दे थी। ठीक है, अच्छा ये होगी हमारे पास बात। ठीक है, अब हम इसको बहुत सारे टाइम में जाते हैं, हम इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल वायलेशनल ह्यूमन मूवमेंट्स इन्वॉल्व रोटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड उसके सारे बॉडी सेगमेंट जो है वो ह्यूमन अपनी बॉडी की रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
अब उन्होंने कहा है जो सेंटर ऑफ द जॉइंट है या सेगमेंट है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। व्हेन एन एंगुलर मोशन रोटेशन अकर्स, पोर्शन ऑफ द बॉडी इन मोशन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग रिलेटिव टू अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जो मोशन जो है ना वो हमारे पास रिलेटिव होंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन बॉडी के कांस्टेंट है और कुछ पोर्शन मूव कर रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास रोटेशन की तरह, मतलब जॉइंट को अगर एज ए जॉइंट लेते हो, जॉइंट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो हम जब बॉल थ्रो करते हैं ना इस तरह से, यहाँ पे जॉइंट जो है वो एज एक्सिस ऑफ रोटेशन काम कर रहा है। तो हमारे पास पूरी बॉडी के इर्द गिर्द जो है ना, हम बॉल थ्रो करते हैं तो हम पूरा एक एंगल क्रिएट करके उसको बैक से ला के पूरी थ्रो करेंगे, ठीक है। सो रोटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट एट द जॉइंट अकर्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट पासेस थ्रू द जॉइंट सेंटर। जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में से हमने कहा हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। जनरल मोशन में हमने जैसे बात की थी, ट्रांसलेशन और रोटेशन का एक कंबाइन मोशन है। इसकी एग्जाम्पल मैंने क्या की कि फुटबॉल अगर आप किक करते हो ना, एंड ओवर एंड ट्रांसलेट्स थ्रू द एयर एज ए सिमल्टेनियसली रोटेट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है कि एक तो जब आप उसको किक करते हो तो हमारे पास ट्रांसलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। जैसे आपने किक की वो ट्रांसलेशन की मूवमेंट थी, लेकिन जब वो थ्रू मतलब एयर की तरफ गया ना और वहां पे रोटेट कर गया तो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस के अराउंड उसने बॉल रोटेट हुई। इसको बेसिकली उन्होंने जनरल मोशन कहा है, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा एक रनर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है along by angular movements of the body segments at the hip joint, knee and ankle, ठीक है। एक रनर जो होता है उसमें ट्रांसलेशन तो परफॉर्म हो रही है ना जब वो चल रहा है, ठीक है। मतलब लेकिन उसकी जो बॉडी के सेगमेंट्स है ना डिफरेंट, जैसे हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, वो एंगुलर मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि वो रोटेशन दे रहे होते हैं अपनी बॉडी को चलने के लिए ताकि वो रनर जो है वो तेज भाग सके, ठीक है। ह्यूमन मूवमेंट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ जनरल मोशन, ज्यादातर जनरल मोशन ही होते हैं, प्योर और एंगुलर मोशन अलग अलग नहीं होते, कंबाइन मोशन होता है दोनों का जिसको हम जनरल मोशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम को भी देख लेते हैं कि बेसिकली उन्होंने इसमें क्या, एक सिस्टम क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एनालिस्ट चूज करता है स्टडी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बिफोर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द मूवमेंट अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डिफाइंड। इन मैनी सर्कमस्टांसेस द इंटायर ह्यूमन बॉडी इज चूजन एज अ सिस्टम टू बी एनालाइज। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक बॉडी का सेगमेंट नहीं चूज किया गया होता है एनालाइज करने के लिए, बल्कि पूरी बॉडी को ही एनालाइज किया जा रहा होता है। इन अदर सर्कमस्टांसेस कभी सिस्टम डिफाइन भी कर दिया जाता है, मतलब सिर्फ राइट आर्म को चूज कर लिया उन्होंने, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि वो किस तरह बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, किस तरह थ्रो कर रहा है, उसकी थ्रो कैसी है, वो जो थ्रो कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन इनिशिएशन कहते हैं, बॉल थ्रो करने का जो पूरा प्रोसीजर है ना, वो स्टार्ट कैसे हुआ, उसकी कैसे हुई मूवमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है, जो हमारे पास पूरा जनरल मोशन डिस्प्ले कर दे उस राइट आर्म का, ठीक है। द मोशन ऑफ द थ्रोइंग आर्म इज primarily angular and the motion of release ball is linear। मैंने कहा जब आप मोशन स्टार्ट करते हैं ना, मतलब एक पूरा राउंड लेते हैं अपने हाथ के, मतलब अगर कोई क्रिकेट खेलता है उसको पता होगा बॉल का एक पूरा हम राउंड लेते हैं थ्रो करने से पहले। तो अगर हम उसको थ्रो करते हैं ना बॉल को, ठीक है, तो वो जो मोशन हम थ्रो करने से पहले परफॉर्म करते हैं उसको बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो हमारे पास है एंगुलर, लेकिन जब आपने बॉल को थ्रो कर दिया तो वो हमारे पास लीनियर है। द मैकेनिकल सिस्टम टू बी एनालाइज्ड इज चूजन बाय द मूवमेंट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बेसिकली हमारे पास बात कर दी कि जो मैकेनिकल सिस्टम एनालाइज कर रहे हैं हम, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे पास फोकस ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब उन्होंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी राइट आर्म की, हो सकता है उनकी राइट लेग हो सकता है पेशेंट की या पर्सन की राइट और लेफ्ट आर्म पे हो, ठीक है। इस तरह से मैकेनिकल सिस्टम डिफाइन करते हैं जब एनालिसिस करनी होती है ह्यूमन की मूवमेंट की, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आज हमने डिस्कस की थी फॉर्म्स ऑफ मोशन को, ठीक है, मेजरली फॉर्म्स ऑफ मोशन और थोड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम को हमने देखा है और इंट्रोडक्शन देखा है। ऑलरेडी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो हम इसको ख़त्म करते हैं और अपने केस की तरफ वापस चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, हम अपने केस सुनने की तरफ वापस आ गए, ठीक है। हमारे पास एक 37 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था जिसको रिस्ट में पेन था। जो उसने कंप्लेन हमें बताई है वो लास्ट 6 मंथ से है, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज आ गया, ठीक है। वो टाइप राइटर है पिछले 10 साल से, ठीक है। अब उसका नॉर्मल सेंसेशंस फील हो रही हैं, जो टिंगलिंग और नमनेस की हैंड में, और जो जो थिनार वाला रीजन है, मतलब जो थंब वाली साइड वाला रीजन है, वहाँ के मसल्स की एट्रोफी हो रही है। अब क्या हो गया है, नमनेस आ रही है, पेन आ रही है 3.5 फिंगर्स में, और
बेसिक थंब को इंक्लूड करके, मतलब हमारे पास थंब वाली साइड से अगर आप काउंट करें 1 2 3, तो रिंग फिंगर हाफ जो है हमारे पास अफेक्टेड है, और थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर जो है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब कि अब इस पेशेंट में डायग्नोसिस बेसिकली रिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, रिस्ट के रीजन पे कोई पैथोलॉजी है, तो जो 3.5 फिंगर है बेसिकली एक प्रॉपर इंडिकेशन हमें दे रहा है कि यहाँ पे जो केस सिनेरियो बेसिकली वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है, इसका जो मेन कल्प्रिट है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, जो पेशेंट को ये कंडीशन कॉज कर रहा है। और कार्पल टनल सिंड्रोम में मेजरली जो नर्व इन्वॉल्व है वो बेसिकली मीडियन नर्व है। हमें पता है, हम हर बार डिस्कस करते हैं, हर जगह पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो 3.5 फिंगर में अगर उसको पेन आ रहा है या नमनेस की फीलिंग उसको फील हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे पास मेजरली मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई है कार्पल टनल में, और इसको हम कंडीशन को कहेंगे बेसिकली इस पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। और फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली इसका प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन करेंगे, जो पहले सिम्टोमेटिकली फिर मैनेजमेंट करेंगे, फिर हम उस तरह से सारे उसको प्रिवेंशन प्रिकॉशंस हर चीज़ बता के उसकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास इसके सिनेरियो का मेजर कल्प्रिट क्या आ गया, हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम। और अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम की डिटेल नहीं पता तो मैंने लिंक ऊपर वीडियो का दे दिया, आप कार्पल टनल सिंड्रोम वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में वीडियो है, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ रह गई, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बेशक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में एक और बात कि एक्सेस नॉलेज कभी भी आपको हार्म नहीं करती। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आप जितनी ज़्यादा वीडियोस है, जितने ज़्यादा आप देख सकते हो उसको देखो, अपनी नॉलेज को जितना इंक्रीज कर सकते हो आप इंक्रीज करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।